चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची में रखा, तब उन्होंने एक सियासी अपने लाएअमल का भी जिक्र किया था बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और ये हिदायत जारी की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इंतखाबात मुनक्किद नहीं कर रहा, उस हवाले से हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इंगेज करें ताकि जो आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती हुकूमतों को मार्ज़ वजूद में आना है उसका प्रोसेस जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जा सके। तो आज सुबह हुकूमत सिंध ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो ख़त अरसाल कर दिया है, जिसके अंदर सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की है कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती निज़ाम इस्टेब्लिश करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है, और उस पर इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन मुनक्किद कराए। इलेक्शन कमीशन को बताया गया है कि सिंध के 4 डिवीज़न्स के अंदर आप पहले फ़ेज़ में जून में बल्दियाती इंतखाबात करा चुके हैं और सेकंड फ़ेज़ के जनवरी में इलेक्शन आपने करा दिए थे, लेकिन कई माह गुजर जाने के बाद अब तक जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके इंतखाबात मुनक्किद नहीं हुए, और उन इंतखाबात के ना होने की वजह से ना हल्फ ले पा रही है काउंसिल और ना ही मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। हमने गुजारिश की है कि जो बाई इलेक्शन से पहले पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए ताकि आपके जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो अपने अपने ओहदों का हल्फ लें और जो जिम्मेदारी है उनकी अवामुन्नास के बल्दियाती इशूज़ को हल करने की, उस हवाले से अपना अपना किरदार अदा करें। तो जो बात की गई थी उसके हवाले से आज ख़त हमने अरसाल कर दिया इलेक्शन कमीशन को, जो कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने इशू किया। दूसरी बात, रमज़ान स्पेसिफिक 2 अहम इशूज़ हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहला इशू है जो कीमतों के अंदर मुनाफाखोर फ़ायदा उठाते हैं, कीमतों में इजाफा करते हैं, जिसका नुकसान एक आम आदमी को होता है। उस हवाले से सिंध हुकूमत ने इस साल अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया। माजी में प्राइस कंट्रोल का मेकनिज़म बड़ा सिंपल था, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट में दिक्कत आती थी। तो इस साल सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हम उस निज़ाम को भी वसी करेंगे, यानी कि वो लोग जो प्राइस कंट्रोल के मेकनिज़म को लुक आफ्टर करेंगे उसकी तादाद में भी इजाफा करेंगे। और सिर्फ प्राइस कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आपने प्राइस लिस्ट आवेज़ा कर दी, प्राइस का तयन कर दिया। अब की बार हम ये भी करेंगे कि मेक श्योर करने के लिए कि उस प्राइस के ऊपर ही, उस कीमत के ऊपर ही उस सब्ज़ी को बेचा जा रहा है, उस फल को बेचा जा रहा है, उस आटे को बेचा जा रहा है, उस घी को बेचा जा रहा है, उस दूध को बेचा जा रहा है। हम कानून साजी हमने की कि अगर कोई भी दुकानदार उस तयशुदा रेट से तजावुज़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई में सिर्फ चंद हज़ार रुपए का जुर्माना नहीं है। हमने कानून को तब्दील किया और कानून को तब्दील करते हुए ये इख्तियार दिया हुकूमत को, हमारे उन प्राइस इंस्पेक्टर्स को, कि ना सिर्फ वो जुर्माना लगाएं लेकिन जुर्माना बड़े पैमाने पर लगा सकें, यानी कि बड़ी दुकानों को लाखों के अमाउंट का जुर्माना लगाया जा सके, 1 मिलियन तक वो जा सकता है। दूसरी चीज़ कि वो सील कर सकें उस दुकान को, या अगर वो ठेला है तो कॉन्फिस्केट कर सकें, और फिर वो जो अशिया जब्त की जाएंगी उसको सरकारी रेटों पर उसी वक्त ऑक्शन किया जाए ताकि एक आम आदमी को रिलीफ देन एंड देयर मिल सके। माजी में कानून इसका अवेलेबल नहीं था, तो सिंध काबीना ने यह मुनासिब समझा
कि इसके ऊपर फौरी तौर पर कानून साजी की जाए, और हमने 23 मार्च को ऑर्डिनेंस जारी किया। उस ऑर्डिनेंस की कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं आप तमाम दोस्तों को बताने के लिए। इस ऑर्डिनेंस का नाम है सिंध एसेंशियल कमोडिटीज प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन होर्डिंग अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, और ये 23 मार्च से नाफिज अमल हो चुका है। इसका गजेट नोटिफिकेशन हो चुका है। काबीना ने इसको मंजूर किया था और फिर गवर्नर साहब से मंजूरी लेने के बाद हमने 23 मार्च को इसको नोटिफाई कर दिया। इस कानून के तहत हमने सबसे पहला जो काम किया है वो ये कि हमने प्राइस इंस्पेक्टर्स जो हैं उनके इख्तियारात कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के अलावा और लोगों को भी दिए हैं। और मैं कराची शहर के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ कराची शहर में जो एग्जिस्टिंग आपके प्राइस इंस्पेक्टर्स थे जिनका ये काम था, उनके अलावा 98 और लोगों को, 98 और लोगों को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि आप जाएंगे, दुकानों का विजिट करेंगे, और विजिट करने के बाद आप प्राइसेस को चेक करने के बाद अगर जुर्माना लगाने की ज़रूरत है जुर्माना लगाएंगे, अगर चीज़ों को जब्त करने की ज़रूरत है तो आप जब्त करेंगे। और इसी तरीके से सिंध के बाकी अजला में हर ज़िले के अंदर 10-10 अफराद को हर ज़िले के अंदर हमें प्राइस इंस्पेक्टर नॉमिनेट किया। कराची का चूँकि बड़ा शहर है तो 98 हमने कराची में लोगों को इजाफी इख्तियारात दिए हैं, और बाकी सिंध के अजला में 10 से 12 सेक्शन ऑफिसर्स को हमने ये इख्तियारात दिए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों को, लेबर डिपार्टमेंट के लोगों को ये इख्तियारात दिए हैं कि आप जाइए, मार्केट्स का विजिट करें, और विजिट करने के बाद आप कार्रवाई करें। मैं बताना चाहूँगा कि इस कानून के अंदर सेक्शन 5A है जो हुकूमत ने इंसर्ट किया है, जो कहता है, इख्तियार देता है कि आप कीमतों की कीमतों को चेक कर सकते हैं, दुकानों को, गोदामों को जाके सर्च कर सकते हैं, और अगर मुनासिब समझें तो चीज़ों को आप जब्त कर सकते हैं। ये इख्तियार उन प्राइस इंस्पेक्टर्स को दिए गए हैं। 5B कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि माजी में होता यह था कि आपने देखा ये चीज़ महंगी बिक रही है, आपने या तो जुर्माना लगा दिया उसको, वो बंदा लाखों का मुनाफा कमा रहा है, आपने 10,000 रुपये जुर्माना लगाया, उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। तो अब की बार हमने सिस्टम को चेंज किया। हमने कहा नहीं, हम उसको इख्तियार देंगे कि जुर्माने पे फोकस पहले ना करो, चीज़ को जब्त कर लो। जब चीज़ को आप जब्त करते हैं तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जब्त तो कर लिया आपने, उसको लुक आफ्टर कौन करेगा। तो हमने कानून में ये तरमीम की कि जिस वक्त आप जब्त करो उसी वक्त जो सरकारी रेट है उस पर उस चीज़ को, उस अशिया को बेच दिया जाए उसी वक्त। तो यानी कि अगर आपने आटे का रेट 130 रुपये किलो तय किया है और आपको किसी जगह पे वो 2.5 नंबर आटा जो होता है चक्की का वो 150 रुपये का मिल रहा है, तो वो जो प्राइस इंस्पेक्टर आपका होगा वो उसको ना सिर्फ जब्त करेगा बल्कि 130 रुपये किलो पे वहीं पर ऑक्शन करना शुरू कर देगा, ताकि आपको, एक आम आदमी को, गरीब आदमी को उसी वक्त रिलीफ दी जा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद कल मुख्तलिफ मकामात का विजिट किया और वुज़रा ने, मुशीरान ने, मुआवनीन ने, खुसूसी ने मुख्तलिफ बाज़ारों का विजिट किया, और देखने में आया कि जो बचत बाज़ार हमने लगाए हैं वहाँ पर तो कीमतें कंट्रोल्ड हैं। जो डिस्काउंट देने की कोशिश हुकूमत कर रही है घी के निर्ख में, आटे के निर्ख में, चीनी के निर्ख में, सब्जी या फलों के निर्ख में, वो बचत बाज़ार में तो कम है, लेकिन जो आम मार्केट है उसके अंदर उन रेट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो इसलिए मैंने खुद फिर मास्क पहन के, भेस बदल के, बिस्मिल्लाह मार्केट का एरिया है पाक कॉलोनी में, वहां पे विजिट किया, और मैं एक दुकान पर गया जहां पर केला मुझे नजर आया। मैंने पूछा जी केले का क्या रेट है, उसने बताया 200 रुपये दर्जन। चूंकि कैमरा मेरे साथ नहीं था, कोई प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी साथ नहीं, अकेले खड़ा हुआ था, पहचाना नहीं वो, उसने जो एक आम आदमी से रेट कहता है उसने वही रेट मुझे कहा, 200 रुपये उसने मुझे कोट किया। तो मैंने पैसे निकाले और मैंने कहा, मैं पैसे देने लगे, इतने में उसकी नज़र पड़ी कि पीछे
कोई साहब को वो पहचान गया, तो उसने फौरन इमरान खान वाला यू टर्न लिया और 200 रुपए को चेंज करके उसने 150 रुपए कर दिया। मैं कह यार अभी तो मैं 200 रुपए कहा था। कह नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा को बुलाया उसी वक्त माल को जब्त किया और ऑक्शन कराना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पीछे गोश्त की दुकान थी, तरबूज की दुकान थी, उनमें डर खौफ पैदा हुआ और सबने फिर वो मेरी मौजूदगी में उसी रेट पर बेचना शुरू कर दिया। ये डर खौफ इंपॉर्टेंट है और इसलिए आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको गुजारिश ये कर रहा हूं कि हुकूमत एक संजीदा कोशिश कर रही है इस मामले को एड्रेस करने के लिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे डेली जो प्राइस लिस्ट है वो आवेजा की जाती है, उसके फेसबुक पेज पे भी की जाती है। और आज मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की है कि हर डिवीजन के कमिश्नर की वेबसाइट पे उस डिवीजन के रेट्स को, उस डिस्ट्रिक्ट के रेट्स को आवेजा कर दिया जाए। मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि जो महंगे दामों पर, जो सरकारी निर्ख पे वो चीज़ नहीं बेच रहा, उसको ना खरीदें और हमें इंटिमेट करें ताकि हम कार्रवाई करें उनके खिलाफ। हमें आपका साथ चाहिए, आपकी मदद चाहिए। और कल ये जो चीज़ों को जब्त करने का और ऑक्शन करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, ये गाहे बगाहे चलता रहेगा। आज सुबह भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने डीसीज के साथ, कमिश्नर्स के साथ मीटिंग की और यही हिदायत जारी की है कि बचत बाजार तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन असल रिलीफ तब मिलेगी कि हर दुकान पे जो जायज रेट है उसके ऊपर चीजों को बेचा जाए। जहां आप समझते हैं कि कोई शख्स ज्यादती कर रहा है, उस निर्ख से ज्यादा बेच रहा है, आप हुकूमत को मुतला करें, इंशाअल्लाह कार्रवाई की जाएगी। और जो शिकायत है लोगों की कि हमें नहीं पता कि सरकारी रेट क्या है, तो उसको एड्रेस करने के लिए कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे आज चले जाएं। मैं भी आने से पहले फिर चेक करके आया। डेली का जो रेट है वो तय किया जा रहा है, उसको आवेजा किया जा रहा है। तो बराए मेहरबानी ये जो बीच में मिडलमैन, बीच में जो ज्यादती करने वाले लोग हैं, जो कि प्रॉफिटेरिंग करते हैं, मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, उसको हुकूमत रोकने की कोशिश कर रही है। और इस काम में जहां हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप लोगों की भी मदद चाहिए होगी। और ये मैं मैसेज लाउड एंड क्लियर इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से उन तमाम दुकानदारों को देना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी वो लोगों के साथ ज्यादती करेंगे, हुकूमत हरकत में आएगी, कार्रवाई की जाएगी। फिर शिकायत नहीं कीजिएगा कि डिप्टी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने, प्राइस इंस्पेक्टर ने आपकी दुकान को सील कर दिया, आपके शॉपिंग सेंटर को सील कर दिया। ये मैं बता दूं आपको, ये किया जाएगा और इंशाल्लाह आपको होते हुए नजर आएगा। और आप, मैं मीडिया के दोस्तों को भी ये गुजारिश करूंगा कि इसमें हमारी मदद करें। जो हमारे प्राइस रेट हैं उसको अगर आप लोग डेली अपने अपने टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप भी उजागर करेंगे तो एक आम आदमी को मदद हो पाएगी। और जहां कहीं भी कोई दुकानदार ज्यादती कर रहा होगा उसकी निशानदेही करें तो इंशाल्लाह हुकूमत हरकत में आएगी। उसके बाद लोगों को रिलीफ देने के लिए एक और सिंध काबीना ने बड़ा ऐसा फैसला किया था, और वो ये था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 2-2 हज़ार रुपये आटे में रिलीफ की खातिर लोगों को दिए जाएंगे। और हमारा टारगेट था कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत 78 लाख ख़ानदान हैं जिनकी आमदनी कोई 50 से 55 हज़ार के ब्रैकेट के नीचे है, गरीब आदमी भी आ गया, उसमें सफ़ेद पोश लोग भी आ गए, उनको फी घराना 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम के ज़रिए। उन 78 लाख ख़ानदानों को 15.5 अरब रुपए की सब्सिडी सिंध हुकूमत की जानिब से दी जाएगी ताकि वो सस्ता आटा ख़रीद सकें या कोई और अशिया सस्ते दामों में ख़रीद सकें। तो मुझे आज आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि इंशाअल्लाह उसकी पहली डिसबर्समेंट बुध के रोज से शुरू हो जाएगी और पहले फेज में 38 लाख लोग, 3.8 मिलियन, 38 लाख, 38 लाख लोगों को
वो 2-2 हज़ार रुपए की डिसबर्समेंट हबीब बैंक के जरिए मिलना शुरू हो जाएगी और लोगों को मैसेज भी इस हवाले से आ जाएंगे। यानी कि परसों से, बुध के रोज 29 मार्च से वो 2-2 हज़ार रुपए लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। और पहले फेज में जो 38 लाख खानदानों का डेटा हमारे पास आ चुका है, उनको इंशाल्लाह 29 मार्च से, बुध के रोज से, वो 2-2 हज़ार रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी लोगों के लिए आइंदा पीर से, यानी कि 3 अप्रैल, डेटा पे हम काम कर रहे हैं इस वक्त। डेटा को कोलेट किया जा रहा है, कोरॉबोरेट किया जा रहा है, और तमाम ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि बाकी जो 40 लाख लोग बचेंगे उनको भी पीर के रोज से, यानी कि 3 अप्रैल से, वो 2-2 हज़ार रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। तो टारगेट जो सिंध हुकूमत का 78 लाख खानदानों को आटे की मद में 2-2 हज़ार रुपए देना, ताकि उनको सब्सिडी मिल सके और वो आटा सस्ते दामों पर खरीद सके इंशाल्लाह। वो वादा भी जो सिंध हुकूमत ने किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था, वो वादा भी अब तकमील की तरफ जा रहा है और बुध से इंशाल्लाह वो काम होना शुरू हो जाएगा ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके। बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद, ये तमाम बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि इन मुश्किल हालात में ज़्यादातर लोग तो सियासत में लगे हैं, धरनों में लगे हुए हैं, जलसों में लगे हुए हैं। अगर कोई काम कर रहा है कि लोगों को रिलीफ दी जा सके, लोगों के मसाइल को एड्रेस किया जा सके, चाहे तरक्याती कामों के ज़रिए, चाहे रिलीफ के ज़रिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत है, आसिफ जरदारी साहब की सिंध हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, जो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही है कि लोगों को रिलीफ दे सके, लोगों के मसाइल को हल किए जा सके। मैं बाकी भी सियासी जमातों को कहूँगा कि धरने शरने की सियासत इस वक्त ख़त्म करे। इस मुल्क को जो आवाम को जो मसाइल दरपेश हैं, उन मसाइल को एड्रेस करने के लिए हम सबको संजीदगी के साथ सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और मेरे पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी साहब ने जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र किया 2018 में, वो आज उसके बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अगर हम इस मसाइल के बवर से निकलना चाहते हैं तो हम सबको मिल बैठ कर काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ खान साहब का तो मकसद ये है कि ये जो कश्ती है, ये कश्ती ना चले। और कश्ती से मेरी मुराद है पाकिस्तान। वो नहीं चाहते कि लोगों को रिलीफ मिले, वो नहीं चाहते लोगों के मसाइल हल हों। मैं चाहता हूँ हर सियासी जमात का बुनियादी मकसद एक ही है कि लोगों की खिदमत करे, लोगों के मसाइल को हल करे। और रमज़ान मुबारक के महीने में हम सब का टारगेट ये होना चाहिए कि किस तरीके से लोगों की खिदमत की जा सके, लोगों की मदद की जा सके। बहुत शुक्रिया। हमेशा पूछता हूँ उससे, आपने जो खिदमत की बात की है, बेहतर है कि आप अपने रास्ते पे चले, पीटीआई अपने रास्ते पे चले, आपका क्या है? हम तो अपने रास्ते पर चल रहे हैं। और इसीलिए मैंने देखा कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि इमरान खान चोर है, फला मसाले वाला है, फला डाकू है, फला ऐसा है, फला वैसा है। मैंने आपसे टारगेट ओरिएंटेड बात की कि हमने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो वादा किया था, हमने वो वादा पूरा कर दिया। हमने प्राइस फिक्सेशन के हवाले से, कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कानून साजी की, उसको किस तरीके से इन्फोर्स किया जा रहा है। और हमने आटे के हवाले से लोगों को रिलीफ देने के लिए जो फैसला किया था, उसको हम कैसे इन्फोर्स कर रहे हैं। और मैं बताने की कोशिश ही ये कर रहा हूँ कि लोगों को आपको उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है। लोग इस वक्त नाउमीद हैं। हमारा दीन नाउमीदी के बारे में कहता है, नाउमीदी कुफर है। हमें उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है। पिछले दिनों आपने देखा ना कि बिलावल साहब एक दिन हस्पताल कसम के बुनियाद रख रहे हैं, एक दिन सस्ती बिजली के मंसूबे का कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करें, एक दिन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर रहे हैं। इसी तरीके चीफ मिनिस्टर साहब भी इसी तरह का काम करें, बाकी हमारे वुज़रा भी इसी तरह का काम कर रहे हैं। हमारे वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह रहे कि कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन क्या है। आज ही मैंने आपको बताया कि तमाम वुज़रा को, मुशीरान को, मुआवने खुसूसी को, MPAs MNAs को टास्क दिए वज़ीर आला सिंध ने कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बचत बाज़ार हैं, बाज़ार हैं, उनका विजिट करें ताकि प्राइसेस को हम मैनेज कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। तो खुदारा मैं समझता हूँ आवाम देख रही है कि कौन लोग फोकस्ड हैं काम करने पे और कौन लोग फोकस्ड हैं सिर्फ बात करने पे। ये करके मैं सिर्फ बात, मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। यकीनन अच्छी बातें हैं, वज़ीर आला ने कमेटियाँ भी बना दी है, लेकिन मलीर हो, दीगर अजला हो, आपने तो कल नजर आए अपने इलाके में
तो आपके वजीर बशीर सीएम की रिस्ट्रिक्शन को सीरियस नहीं लेते, ना ही इंतजामी अफसरान सीरियस लेते हैं। आप यकीन करें कि कराची सिर्फ आप वाला एरिया नहीं है, कराची तो बहुत बड़ा है, उसके अलावा पूरा सिंध है। तो ये कहीं पर सर इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही, इस पे कोई किसी अफसर के खिलाफ कोई सजा, कोई अमल दरामद, कोई मामला, कोई इस तरह को कोई बताएं, कोई मिसाल कायम करें। देखिए, कल मैं खुद लियारी गया और पाक कॉलोनी साइट के एरिया में गया। वक़ार मेहदी साहब की ड्यूटी लगी है क्लिफ्टन के एरिया में, वो क्लिफ्टन गए। इस्माइल राहू साहब जो हैं वो बदीन गए। तो जो जो मुतालका जिसको टास्क दी गई है, किसी ने कल वो काम कर लिया, कोई आज वो काम करेगा। इसी तरीके से जो कमिश्नर हैं आपके, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, वो खुद फील्ड में मौजूद हैं। मुझे पता है कि कल मैं खुद आपने लियाकताबाद में तस्वीर देखी होंगी, हमारी असिस्टेंट कमिश्नर खातून थी, वो फील्ड में मौजूद थी, उन्होंने कार्रवाई की और बहादुरी के साथ कार्रवाई की। जहाँ उन्होंने देखा कि लोग ज़्यादा कीमतों में बेच रहे हैं, उन्होंने फ़ौरन उस चीज़ को कॉन्फिस्केट किया, सील किया और ऑक्शन किया। इसी तरीके से ईस्ट के अंदर भी ये काम होता हुआ नजर आया आपको। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि इस काम को और ज़्यादा मौसर अंदाज से करने की ज़रूरत है। और आज मैंने, क्योंकि कल वो इतवार का दिन था, नोटिफाई हो गया था, अब ये काम स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह काम आपको और ज़्यादा बेहतरी से होता हुआ नजर आएगा। और मैंने बताया आपको, चीफ सेक्रेटरी साहब ने आज सुबह भी मीटिंग की अपनी इंतजामिया के साथ। वो इंतजामिया को कहा गया है कि दे शुड मेक थिंग्स हैपन। कोई कोई एब्सोल्यूट रिस्पाइट ना हो इसके अंदर। जो शख्स जखीरा अंदोजी कर रहा है, जो शख्स कीमतों को गलत रेट पर बेच रहा है, मुनाफाखोरी कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई इंशाल्लाह आपको होते हुए नजर आएगी। इंशाल्लाह वी आर ऑनर्ड और आपको काम होता हुआ नजर आएगा। जी अब आपसे ये सवाल है कि आपने कहा कि आपको चेयरमैन साहब ने कहा था कि हाईकोर्ट जाएंगे, आपने कहा कि आज आपने सब लिखा है, ये क्या मामला हुआ, क्यों जो है हाईकोर्ट जाने को है? दूसरा ये कि आपने कहा इन मामला को उजागर करें, इसके लिए कम से कम आपको आईजी देना पड़ेगा, क्योंकि कल ही मीडिया वाले बहुत बुरी तरह पिटे हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए हम पहले हमारी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, फिर जाकर मैं सबसे पहले कल जो बोल न्यूज़ के एक साथी के साथ जो ज्यादती हुई है उसको कंडेम करना चाहूँगा। और ये शो करता है कि वो जो बदमाशी वाला अंसर है ना हमारे माशरे में कितना आ चुका है। इसी तरीके से आप देखें ना, आपने वो जो बेचारे रिपोर्टर के साथ, मीडिया वर्कर के साथ हुआ, गलत है। लेकिन आप ये भी देखें ना कि कल मैंने खुद देखा लियारी में खातून असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में थी। मैं पाक कॉलोनी गया, खातून असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में थी। लियाकताबाद में खातून असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में थी, वो काम कर रही थी। तो हाँ, हमें फैसला करने की ज़रूरत है कि हम उस मनफी चीज़ को हाईलाइट करेंगे या पॉजिटिव चीज़ को हाईलाइट करेंगे। हमारे ऊपर है ये। जो गलत चीज़ हुई उसको मैं कंडेम करता हूँ। और लम्हा फ़िक्रिया हमारे माशरे के लिए कि लोगों के अंदर क्यों ये एंगल आ गया है कि चोरी भी करते हैं फिर सीनाजोरी भी करते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ हो रही है कि जहाँ पर बहादुरी के साथ लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि हाँ, वो विमेन एम्पावरमेंट की इससे बेहतर मिसाल क्या हो सकती है कि देखें, हमने लड़कियों को ना सिर्फ रोज़गार दिया, मेरिट पर उनको रोज़गार मिला, उनको फील्ड असाइनमेंट मिली, लेकिन माशाल्लाह वो फील्ड असाइनमेंट पर काम करती हुई नज़र आ रही है। ये है मेरा सिंध, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध, ये है बेनज़ीर भुट्टो का सिंध। और इंशाल्लाह ये है वो वेमेन एम्पावरमेंट जिसको हम करके लेंगे। बाकी जो आपने ख़त या केस के हवाले से बात की, भैया किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है इसका फैसला तो हम करेंगे ना। हाफिज नईम और रहमान साहब तो नहीं करेंगे ना, या सिराजुल हक साहब तो नहीं करेंगे। तो जो भी काम करते हैं अपनी पार्टी क़यादत की हिदायत के ऐन मुताबिक करते हैं, और जो किया है उनकी हिदायत के ऐन मुताबिक किया। जी अच्छा, एक तो ये कि जो रजिस्टर्ड बाजार हैं, जैसे बचत बाजार है और मार्केटें हैं, वहाँ पर आप लोग जाकर विजिट करते हो, आप और अक्सर वहीं जाकर विजिट करते हो। लेकिन कुछ ये रजिस्टर्ड जो माफियाज हैं, जो ठेले लगाकर रास्ते बंद करते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल अपने मतलब मनमाने कीमतों पर जो है ना वो चीज़ें बेचते हैं। जो कल वाकया पेश आया था, जो खासतौर पर इम्प्रेस मार्केट के हवाले से जो शिकायतें हैं, जो टेरा माफिया है, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए बचता जाता है। ये मार्केट क्यों मौजूद है? इसमें गैर गैर मुतल्लिका मतलब गैर मकामी और गैर पाकिस्तानी लोग जो है ना वहाँ कारोबार कर रहे हैं, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? जो कल एक बड़ा वाकया सामने भी पेश आया, हमारे एक साथी रिपोर्टर को जो है ना जख्मी किया गया, ये बता। अच्छा, इसी के हवाले से मैं कर दूं, वहाँ पर मैं इस मार्केट में भी गया, वहाँ पर पूरी वो जो एक हॉस्पिटल की अप्लाई
हॉस्पिटल के सामने जो है ना वो पूरी मतलब सड़क बंद करके मुझे कह रहे हैं भाई यहाँ से हटे, मेरे साथ भी चीज मतलब हुई है, इतनी बदमाशी है और गैर मुल्की जगह है, क्यों मतलब है बाकी मैं ऐसा करता हूँ, इंतज़ामिया से अभी रुजू करूँगा और ये मेक श्योर करूँगा कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, कि इस तरीके से रास्ता ब्लॉक करें, नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, मुझे आपकी मदद चाहिए इस काम में। वो जो है ना, हम बचपन में सुनते थे ना, चोरी और सीनाजोरी, ये लोग गलत काम भी करते हैं हमारे यहाँ और फिर वो ढिठाई के साथ खड़े होते हैं। और फिर हमारे मुआशरे में कुछ 4-5 लोग होते हैं, जब सरकार कार्रवाई करती है ना तो वो अपना कैमरा निकालते हैं, वो रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। देखें, पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं, केएमसी वाले ज्यादती कर रहे हैं, डीएमसी वाले ज्यादती कर रहे हैं, कंट्रोलर वाले ज्यादती कर रहे हैं। होंगे लोग जो मैनिपुलेट करेंगे कि देखें किसी को रोजगार से रोका जा रहा है, उसको पॉजिटिवली, मैं कह रहा हूँ जो अच्छा काम हो रहा है ना उसको उजागर करें। और ये हम सब के लिए है। देखें, अगर लोग ज्यादती कर रहे हैं और ज्यादती करने के बाद कानून के फोल्ड में आने से अवॉइड कर रहे हैं, तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको आपकी मदद की जरूरत है। उस अच्छे काम को आप पेट्रनाइज करेंगे ना, तो जो अफसर है ना वो भी एम्पावर्ड फील करेगा, वो कहेगा कि मुझे मेरी हुकूमत भी बैक कर रही है, मुझे पब्लिक भी बैक कर रही है, मुझे मीडिया भी बैक कर रही है, मेरे अच्छे काम को हाईलाइट किया जा रहा है। इसलिए मुझे कल बड़ी खुशी हुई जब उन खवातीन असिस्टेंट कमिश्नर्स की आप वीडियो टीवी पर चला रहे थे। हर टीवी चैनल नहीं दिखाया, कुछ टीवी चैनल ने दिखाया। मुझे खुशी हुई क्योंकि मुझे एक सरकार की रेट उसमें हाईलाइट होते हुए नजर आई, मुझे खवातीन मेन स्ट्रीम में काम करते हुए नजर आई, लोगों को फेस करते हुए नजर आई। ज़बरदस्त चीज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, हमें वो जो बदमाशी वाला अंसर है अपने मुआशरे से ख़त्म करने के लिए, वहाँ सरकार को तो अपना काम करना है, लेकिन आप जैसे दोस्तों की मदद हमें चाहिए होगी कि आप भी उसको कंडेम करें उस तरीके से। वो जो सोशल मीडिया पर इस तरह लोग मैनिपुलेट करते हैं ना कि अपने फ़ोन से वीडियो बना के फिर ब्लैकमेल करते हैं, फिर इस तरह की चीज़ें ना हो। क्योंकि फिर पता खबर क्या चलती है कि केएमसी ने इतने पैसे मांगे थे, पैसे नहीं दिए तो वो ठेला उठाने आ गए। फिर इस तरह की खबर प्लीज़ नहीं चलाइएगा। ये ठेलेवाले के पास तो चले गए, मगर बड़े-बड़े जो सुपर स्टोर हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ पे क्या घबराहट है? क्योंकि 1700 से 1800 रुपए 10 किलो का आटे का थैला बेच रहे हैं, चीनी महंगी बिक रही है, छोले, बेसन, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? अच्छा, घबराहट सिर्फ इमरान खान को है। अच्छा, मैं तो, अगर मैं कल पार्क कॉलोनी में था तो यार वहाँ कोई बड़ा शॉपिंग मॉल था नहीं ना। मेरी बात सर, जहाँ मैं गया मैं उसकी बात करूँगा ना। अब मैं पार्क कॉलोनी कल गया, लियारी गया, वहाँ कोई बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं था, तो मैंने उन 2 जगहों पे जाके, 2 इलाकों में जाके कार्रवाई की। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, मैंने इंतज़ामिया से जब बात की तो मैंने कहा जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जहाँ पे भी आप देखें ना कि ज़्यादती लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और आपको देखिएगा आप कार्रवाई होते हुए नजर आएगी। कोई कितना बड़ा स्टोर क्यों ना हो या छोटी परचून की दुकान क्यों ना हो या ठेला हो, अगर वो प्राइस को फॉलो नहीं कर रहा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई इंशाल्लाह इंतज़ामिया करेगी। उनको तमाम इख्तियारात हमने, ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि माजी में कहते हैं ना इख्तियारात नहीं है हमारे पास, कानून नहीं है, हमने कानून साजी करके दी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो जो कानून साजी इसकी अमल दरामद भी ऐसे तरीके से इंशाल्लाह की जाए। एक इस तरफ करके फिर आ जाऊँ मैं प्लीज। हाँ सॉरी। आरिफ अलवी साहब मुसलसल खत लिख रहा है, अब कुछ दिन पहले इदारों को खत लिखा है, उन्होंने कहा है कि ये इंतखाबात मुलतवी करना गैर आईनी है, सियासी कारकुनों को बिला जवाब गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या सदर को इख्तियार हासिल है कि उसे खतूत लिखे? मुझे हैरत होती है कि यही आरिफ अलवी साहब थे जब मेंबरान कौमी असम्बली को गिरफ्तार किया जा रहा था, साबका सदर पाकिस्तान को गिरफ्तार किया जा रहा था, साबका वुज़रा को गिरफ्तार किया जा रहा था। कभी इस वक्त उनको ख्याल आया कि ख़त लिख लें? क्या उनका टाइपराइटर उस ज़माने में उनके पास था नहीं? क्या वो लैपटॉप उनके पास उस ज़माने में नहीं था? आज ही लैपटॉप आया है क्या इमरान खान ने उनसे लैपटॉप भी ले लिया था? तो अगर उसूल की बात करते हैं तो उसूल की बात तो फिर परमानेंट होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए, JUI के लिए, ANP के लिए, MQM के लिए मुख्तलिफ उसूल है और PTI के लिए मुख्तलिफ उसूल। ये तो नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये समझता हूँ किसी भी सियासी कारकुन या किसी भी शख्स के खिलाफ गैर कानूनी चाराजोई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है, उस मुकदमे के तहत, कानून के तहत कोई कार्रवाई की जा रही है, तो उस कार्रवाई में ना मुझे रोड़े अटकाने चाहिए ना सदर मुमलिकत को अटकाने चाहिए। लेकिन अगर किसी शख्स को विदाउट एनी
ड्यू प्रोसेस, किसी कंप्लेन, किसी एफआईआर के बगैर कार्रवाई की जा रही है, तो मैं समझता हूँ वो गलत और वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सदर मुमलिकत का ये काम नहीं है। सदर मुमलिकत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो विफाक को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पीटीआई के कारकुन इस वक्त नहीं हैं, वो पीटीआई के तर्जुमान इस वक्त नहीं हैं, वो पाकिस्तान के तर्जुमान हैं 2018 सितंबर से। तो उनको तर्जुमानी पाकिस्तान की करनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम की करनी चाहिए, इमरान खान की नहीं करनी चाहिए। जी कहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि एक तरफ ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात जो खासतौर पर पंजाब में आते हैं, तो बायसीन के कानूनदान आप समझते हैं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी की हुई है। दूसरी बात ये कि आप इधर तो कहते हैं कि भी आपने इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं और वो जो क्यों नहीं करवाया आपने, और वहाँ आप उसकी फिर मुखालफत करते हैं। तो ये दो चीज़ें। और दूसरी बात एक प्लीज, ये जो कंटिन्यूस ये जो अमल है, जो प्राइस कंट्रोल का, तो ये सिर्फ रमजान तक है या कंटिन्यूस प्रोसेस? देखिए, कानून साजी जब की जाती है उसकी ख़ास बात ये होती है कि वो परमानेंट होता है, कि इस ऑर्डिनेंस को इंशाल्लाह असेंबली जब इजलास होगा उसको मंजूर कराएंगे ताकि परमानेंट ये हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये प्राइस का, इन्फ्लेशन का इतना बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे माशरे में कि परमानेंट लेवल पर होना चाहिए। बट इमीडिएट टारगेट इस वक्त रमज़ान है, बट कोशिश हमारी होगी कि रमज़ान के बाद भी इसी तरीके से इस प्रोएक्टिव मुतहरक अंदाज से इस मामले को एड्रेस किया जाए। जो दूसरा आपने सियासी सवाल पूछा, देखिए मैं तो इलेक्शन कराने वाला हूँ ही नहीं, ना कोई हुकूमत इलेक्शन कराने वाली है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो तारीख देना, तारीख नहीं देना, या तो अदालत तारीख देती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या इलेक्शन कमीशन तारीख दे रही है। अब आप कहते हैं कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था इलेक्शन के हवाले से, सू मोटो, जो 3-2 फैसला आया, जिसके अंदर चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 जज साहिबान ने कहा, मेजॉरिटी व्यू दिया कि आइडियली 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करा देने चाहिए, लेकिन अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो जल्द अज जल्द करा लेने चाहिए। ये गालिबन उस फैसले में लिखा हुआ है। तो यार ये आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछ रहे हैं कि वो आइन की खिलाफ वर्जी करें, तो अदालत ने खुद, मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, बड़े एहतराम के साथ खुद कहा है कि यस, आइडियली 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, आइन कहता है ये। लेकिन उसमें से जो एक्सेप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी अंदाज़ा था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो टाइमलाइन उनके सामने दी गई थी उसमें नज़र आ रहा था कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो सकते। तो ये जो एक्सेप्शन है इसका जिक्र उस फैसले में है गालिबन। मेरे पास फैसला इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मेरे ख्याल में उस फैसले में लिखा है उन्होंने कि यस, 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो सकते तो फिर वो जल्द अज जल्द इंतखाबात करा लिए जाएँ। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन नहीं कह रही है, तो मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। जी सर, ये जो अभी आपने समझा आपने बात की, बेसिकली प्राइस कंट्रोल का आम ही पीसीस का है, जो जहाँ पे विवाद होता है। जी एक दो खवातीन जो पीसीस है वो तो काम बेहतर हो कर रही है, लेकिन ये जैसे अभी साहब ने सवाल किया था कि कितने डीसीस के खिलाफ हुकूमत सिंध या किसी ने कदम उठाया है जो अपने इलाके में महंगाई पे कंट्रोल करने में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक काम ही उनका है। दूसरी बात ये कि आप एज अ बैरिस्टर लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के हवाले से क्या राय है? जो आपने पहली बात की कि वो नाकाम हो गए हैं, तो यार 23 मार्च को ये ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल हुआ है, आज 27 मार्च है, थोड़ा टाइम दें। जो लोग काम करेंगे वो काम करेंगे, जो काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ हुकूमत काम करेगी, कार्रवाई करेगी। तो थोड़ा गिव इट सम टाइम। इस अजम्पशन पे नहीं जाना चाहिए कि वो काम नहीं करेंगे। जो शख्स काम करेगा मैं समझता हूँ उसको अपने ओहदे पर रहना चाहिए, जो काम नहीं करेगा उसको फारिग कर देना चाहिए। बाकी जो फैसले हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए। सियासी मामलात में अगर मुअज़्ज़िज़ अदालतें इन्वॉल्व होंगी और सियासी जमातें भी अगर अदालतों को सियासी मामलात में इन्वॉल्व करेंगी, तो फिर सब कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट होता है। और मैं बहैसियत कानूनदान के क्या, बहैसियत शहरी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में पार्लियामान के बाद सबसे मुकद्दम अगर इदारा है तो हमारी अदालतें हैं। मैं नहीं चाहता कि अदालतों के ऊपर लोग सियासी तनकीद करें,
लेकिन जब अदालती फैसले आइन के अल्फाज को तब्दील कर देंगे, आर्टिकल 63A की तशरीह उस तरीके से की जाएगी जिस तरीके से 63A के अल्फाज नहीं है। आपकी कानून छोड़ें, चलें हम मुसलमान बैठे हैं, शरीयत पे बात कर लें। चोरी की सजा तब दी जाती है जब चोरी हो जाती है, चोरी करने से पहले सजा नहीं दी जाती। यह कानून का मुसल्लमा उसूल है, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, कानूनी इस्तिलाह में कहते हैं एक्ट सीरियस, एक्ट ऑफ क्राइम। तो जब आप किसी को मुजरिम करार दे रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने अपनी गलत इंटेंशन से, गलत नीयत के साथ कोई जुर्म करने का फैसला किया, फिर उस गलत नीयत के साथ जुर्म दिया और कोई उसके पास डिफेंस नहीं है। इन तीनों चीज़ों की जब कॉम्बिनेशन होती है ना, उसके बाद जुर्म करार दिया जाता है। ये 63A के केस में पहली बार हमें एक मिसाल मिली जहां पर जुर्म हुआ नहीं, शायद जुर्म के बारे में किसी ने सोचा होगा। 63A में ये नहीं लिखा हुआ। 63A में बिल्कुल आइन साज असेंबली ने तरीक़ेकार वाजे किया है कि अगर कोई शख्स पार्टी डिसिप्लिन, उन 3 इश्यूज के ऊपर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, बजट, आईनी तरमीम, अगर इन 3 इश्यूज के ऊपर पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, पार्टी के चेयरमैन की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, तो पार्टी का चेयरमैन उसको नोटिस देगा। यानी कि अगर वो फॉलो नहीं करता, उसने उसकी खिलाफ वर्जी कर चुका है, तो वो नोटिस देगा, वो नोटिस का जवाब देगा और नोटिस के जवाब के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस केस में तो मेरे ख्याल में वोटिंग हुई नहीं। जब वोटिंग हुई नहीं तो एक्ट कैसे हुआ? तो मैं बड़े एहतराम के साथ ये समझता हूँ कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। वो आइन के अंदर अल्फाज ऐड किए गए हैं जिसका इख्तियार मैं समझता हूँ सिर्फ पार्लियामान को है, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को नहीं है। थैंक यू। फयाज, इसी तस्वीर खींच के सबको